नमस्कार दोस्तों। इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 18 अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र एवं अधोसंरचना का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पिछले 3 वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्रों का अध्ययन किया था। अर्थव्यवस्था के इन तीनों क्षेत्रों का राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है, तृतीयक या सेवा क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने के कारण और सेवा क्षेत्र का महत्व का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम अधोसंरचना का अर्थ, अधोसंरचना के प्रमुख अंग और भारतीय सेवाओं का विश्व में क्या योगदान है, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अधोसंरचना का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अधोसंरचना या आधारभूत संरचना, जैसा कि इसका नाम है, यह उत्पादन के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास हेतु आधार प्रदान करती है। किसी भी देश की प्रगति कृषि और उद्योगों के विकास पर निर्भर है, किंतु स्वयं कृषि उत्पादन के लिए ऊर्जा, वित्त, परिवहन आदि साधनों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार उद्योगों के उत्पादन के लिए मशीनरी, प्रबंध, ऊर्जा, बैंक, बीमा, परिवहन आदि साधनों की जरूरत होती है। ये सभी सुविधाएं और सेवाएं सम्मिलित रूप से आधारभूत संरचना कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो आधारभूत संरचना से अभिप्राय उन सुविधाओं, क्रियाओं और सेवाओं से है जो उत्पादन के अन्य क्षेत्रों के संचालन तथा विकास एवं दैनिक जीवन में सहायता प्रदान करती हैं। अधोसंरचना के प्रकार, टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अधोसंरचना के अंतर्गत सम्मिलित क्रियाओं के आधार पर अधोसंरचना को 2 भागों में बांटा गया है। अधोसंरचना के 2 प्रकार हैं। पहला है आर्थिक अधोसंरचना यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है सामाजिक अधोसंरचना या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले हम आर्थिक अधोसंरचना की बात करेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से संरचनाएं आती हैं। आर्थिक अधोसंरचना जो मुख्यतः शक्ति, यातायात और दूर संचार से संबंधित होती है को आर्थिक अधोसंरचना कहा जाता है, जैसे रेल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, विद्युत केंद्र आदि को आर्थिक संरचना के अंतर्गत रखा जाता है। आर्थिक विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए इन्हें बुनियादी आर्थिक सुविधाएं भी कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे, हवाई जहाज है, ट्रेन का रूट है, रोड है, ये सब आर्थिक अधोसंरचना के उदाहरण हैं। दूसरा है सामाजिक अधोसंरचना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सामाजिक अधोसंरचना मानव संसाधन का विकास करने और मानव पूंजी निर्माण करने में सहायक होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि इसके अंग होते हैं। इनसे समाज को कुशल, निपुण और स्वस्थ जनशक्ति यानी कि स्वस्थ मानव संसाधन प्राप्त होता है। इससे कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है। फलतः अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होता है। अब हम यहाँ पर अधोसंरचना के प्रमुख अंगों की बात करेंगे। यहाँ पर जितने भी अंगों की हम चर्चा करेंगे वह या तो आर्थिक अधोसंरचना में आते होंगे अथवा सामाजिक अधोसंरचना में, क्योंकि अधोसंरचना के 2 ही प्रकार हैं। तो हम यहाँ पर एक एक करके इन सभी अंगों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम ऊर्जा की यानी कि पावर की। किसी भी देश का आर्थिक विकास उपलब्ध ऊर्जा के साधनों पर निर्भर करता है। कारण यह है कि कृषि, उद्योग, खनिज, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में अगर हम बात करें तो ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं, यथा विद्युत, कोयला, प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैस आदि। इन सभी स्रोतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विद्युत का है, जो कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे। विद्युत का उत्पादन 3 प्रमुख स्रोतों से होता है, जल विद्युत, तापीय विद्युत और अणु विद्युत। जल विद्युत के अंतर्गत नदियों पर बांध बनाकर विद्युत का उत्पादन
किया जाता है। तापीय विद्युत में कोयले का उपयोग होता है और अणु विद्युत में यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग होता है। भारत में लगभग 80% विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत से होता है, जो मुख्यतः कोयले पर आधारित है। भारत में अनुमानतः 21 करोड़ टन कोयले के भंडार हैं, किंतु यहाँ के कोयले में राख की मात्रा अधिक पाई जाती है, अतः अच्छे किस्म के कोयले का आयात ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है। कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन के अलावा इस्पात कारखानों, रेलवे एवं ईंट पकाने में भी किया जाता है। प्राकृतिक गैस और तेल का ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु भारत को अपना कुल आवश्यकता का 80% प्राकृतिक तेल और पेट्रोल का आयात दूसरे देशों से करना पड़ता है। भारत में विद्युत की स्थिति। भारत में औद्योगिकीकरण, कृषि में यांत्रिकीकरण, शहरी जनसंख्या में वृद्धि और ग्रामों में विद्युतीकरण के कारण विद्युत की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता के बाद से ही विद्युत उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किए गए हैं। 1951 में केवल 2.3 हजार मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता था, जो बढ़कर वर्ष 2005-06 में लगभग 143.8 हजार मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ, किंतु विद्युत का उत्पादन मांग की तुलना में अभी भी कम रहा और देश में विद्युत संकट पैदा हो गया। वर्तमान में स्थिति यह है कि उद्योगों और कृषि को पर्याप्त मात्रा में विद्युत नहीं मिल पा रही है। शहरों और गांवों में विद्युत की सतत पूर्ति नहीं होती है। विद्युत पूर्ति में वृद्धि करने के लिए अब निजी क्षेत्र को भी विद्युत उत्पादन की अनुमति दी गई है। अधोसंरचना का दूसरा अंग है परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवहन का महत्व आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण होता है। वस्तुतः परिवहन उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने की कड़ी का काम करता है। परिवहन के अनेक साधन होते हैं। आपने देखे होंगे कौन कौन से परिवहन के साधन हमें आसपास नजर आते हैं। बैलगाड़ी, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, पानी का जहाज, रेल, हवाई जहाज आदि ये आवागमन के या परिवहन के साधन होते हैं। भारत में परिवहन का विकास प्रारंभ में मुख्य रूप से व्यापारिक और प्रशासनिक सुविधाओं के दृष्टिकोण से किया गया था, किंतु स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से परिवहन का विस्तार संपूर्ण आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर किया गया है। संक्षेप में देश के परिवहन के साधनों के विकास को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेल परिवहन की। भारत में माल एवं सवारी की ढुलाई के लिए परिवहन का सबसे सुविधाजनक और सबसे सस्ता साधन है तो वह है रेल परिवहन। रेलवे का शुभारंभ 53 में हुआ था, जब प्रथम रेल बम्बई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी। इसके बाद देश में रेल मार्गों का चहुमुखी विकास हुआ है। वर्ष 2005-06 तक देश में कुल 63.3 हजार किलोमीटर रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। परिणाम स्वरूप अब भारतीय रेलवे दुनिया की चौथे नंबर की रेल प्रणाली बन गई है। परिवहन का अगला साधन है सड़क परिवहन। भारत में सड़कों का विशेष महत्व है, क्योंकि भारत एक गांव का देश है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की दृष्टि से सड़कों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। देश में कुल 33.4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। वर्तमान में अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप जानना चाहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, तो परिवहन और संचार के साधनों वाले अध्याय में हमने इस बारे में आपको विस्तार से बताया था। आप उस वीडियो को चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। सड़कों के तेजी से विस्तार के लिए निजी क्षेत्र को भी अब सड़कों के निर्माण कार्य में सम्मिलित किया गया है। परिवहन का अगला साधन है जल परिवहन। भारत की जल परिवहन प्रणाली दो प्रकार की है। प्रथम आंतरिक जल परिवहन और दूसरी है तटीय और समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन गहरी नदियों और नहरों में होता है
और इसमें नाव और स्टीमरों का प्रयोग होता है। भारत का समुद्र तट लगभग 7,600 किलोमीटर लंबा है और इस पर 13 बड़े और 187 छोटे और मध्यम आकार के बंदरगाह हैं। भारत का मुख्य विदेशी व्यापार इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से होता है। अधोसंरचना का अगला अंग है संचार यानी कि कम्युनिकेशन। भारत में संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। सर्वप्रथम देश में संचार सेवा की शुरुआत 1837 में हुई, किंतु इन सेवाओं का विस्तार आज़ादी के बाद से ही हुआ है। वर्ष 1991 से प्रारंभ हुए आर्थिक सुधारों ने दूरसंचार सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी ने इस क्षेत्र को अभूतपूर्व विस्तार दिया है। यही कारण है कि वर्ष 2006 के अंत तक देश में टेलीफोनों की संख्या 19 करोड़ हो गई और वर्ष 2007 के अंत तक यह संख्या 25 करोड़ हो गई। मोबाइल सेट्स अब शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत अधिक लोकप्रिय हो चुके हैं। दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के परिणाम स्वरूप भारत अब ज्ञान आधारित समाज की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंटरनेट और ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या में हो रही तेजी से वृद्धि इसका उदाहरण है। कंप्यूटरों और संचार प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार ने डाक प्रणाली को भी आधुनिक बना दिया है। यही कारण है कि भारतीय डाक नेटवर्क अब विश्व के विकसित नेटवर्कों में से एक है। भारत ने उपग्रह प्रणाली विकसित कर ली है। यह बहुउद्देशीय है। इसका उपयोग दूरसंचार के साथ साथ मौसम की जानकारी, दूरदर्शन और आकाशवाणी आदि कार्यों में किया जाता है। अधोसंरचना का अगला अंग है बैंकिंग, बीमा और वित्त। तीव्र आर्थिक विकास के लिए बैंकिंग, बीमा और अन्य वित्तीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कारण यह है कि ये संस्थाएं अर्थव्यवस्था से बचतों को एकत्रित करके निवेश हेतु उद्यमियों को उपलब्ध कराती हैं। इससे आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है और परिणाम स्वरूप आय और रोजगार विकास की गति में वृद्धि होती है। 1969 में प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से ही देश में व्यापारिक बैंकों ने अभूतपूर्व प्रगति की है। वर्ष 2006 तक सभी सार्वजनिक बैंकों की शाखाएं बढ़कर लगभग 70,000 हो गई हैं। इसके साथ ही देश में निजी क्षेत्र में भी अनेक व्यापारिक बैंक और वित्तीय संस्थाएं कार्यरत हैं। ये संस्थाएं भी उद्योग व्यापार के साथ साथ घरेलू उपयोग हेतु व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराती हैं। पिछले कुछ वर्षों में ब्याज दरों में हुई कमी से देश में वित्तीय संस्थाओं में तेजी से विस्तार हुआ है। देश में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था का भी तेजी से विस्तार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी साख समितियां कृषि विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराती हैं। भारत में सहकारी बैंकों का संगठन त्रिस्तरीय है, यानी कि 3 स्तर पर है। प्रथम राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक अपेक्स बैंक है। दूसरी जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक यानी कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है और तीसरी ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कार्यरत हैं। अधोसंरचना का अगला अंग है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ। विकसित देशों का अनुभव यह दर्शाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक अधोसंरचना के अभाव में आर्थिक विकास संभव नहीं है, परंतु देखा गया है कि पिछड़े और विकासशील देशों में संसाधनों के अभाव के कारण शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य आदि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। भारत में भी इन सुविधाओं का विस्तार स्वतंत्रता के बाद तेजी से हुआ है। इन योजनाओं को पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित करके इनका विकास किया गया है। हम बात करते हैं शिक्षा की, तो भारत में प्रारंभ से ही सभी के लिए शिक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षा के विस्तार के विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया है। देश में शिक्षा के विस्तार के लिए वर्ष 2004 से वित्तीय स्रोतों को जुटाने के लिए सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों पर 2% शिक्षा उपकर लगाया गया है। इस राशि से बुनियादी शिक्षा के विस्तार के साथ साथ मध्याह्न भोजन,
बालिका शिक्षा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद से ही देश में शैक्षणिक संस्थाओं का तीव्र गति से विस्तार हुआ है। 2004 तक देश में कुल 7.67 लाख प्राथमिक विद्यालय, 2.74 लाख माध्यमिक विद्यालय और 1.52 लाख उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। इसके साथ ही देश में 3,201 व्यावसायिक शिक्षा संस्थान और 500 विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र हैं। देश में शैक्षणिक संस्थाओं के विस्तार के कारण ही साक्षरता दर, जो कि सन 1951 में 18.33% थी, बढ़कर 2001 में 64.84% हो गई। स्वास्थ्य की बात करें तो आज़ादी मिलने के बाद से ही सरकार ने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया है। सन 1951 में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या केवल 725 थी, जो बढ़कर 2005 में 1.72 लाख हो गई। आधुनिक पद्धति के डॉक्टरों की संख्या इस अवधि में 0.62 लाख से बढ़कर 6.65 लाख हो गई। देश में मलेरिया, तपेदिक, कुष्ठ रोग, एड्स, कैंसर और मानसिक विकृतियों जैसी बीमारी को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से जहां अनेक गंभीर रोगों के उपचार की व्यवस्था हुई, वहीं जनसाधारण के स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागृत हुई है। इसके परिणाम स्वरूप देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा केवल 37.2 वर्ष थी, जो बढ़कर 2005 में 63.9 वर्ष हो गई। इसी प्रकार महिलाओं की जन्म दर के समय जीवन प्रत्याशा इस अवधि में 36.2 से बढ़कर 66.9 वर्ष हो गई है। अधोसंरचना का अगला अंग है व्यापार और पर्यटन। वर्ष 2006 में जारी बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 12वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि तथा उद्योगों के साथ साथ आंतरिक और विदेशी व्यापार का भी विशेष महत्व रहा है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक कच्चा माल, मशीनें, तकनीकी विदेशों से ही प्राप्त होती है। इसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, जो देश में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से प्राप्त होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विदेशी व्यापार के द्वारा आय, रोजगार और विकास दर में वृद्धि होती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत का विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ा है। भारत मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य तेल, रासायनिक पदार्थ, मशीनरी आदि आयात करता है और इसके साथ ही खनिज पदार्थ, रत्न, आभूषण, सिले हुए वस्त्र, मछली, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि का निर्यात करता है। भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और रूस के साथ होता है। अब हम भारतीय सेवाओं का विश्व में क्या योगदान है, इस पर बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के विकास का परिणाम यह है कि आज भारत विश्व के विभिन्न देशों को कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। नवीन आर्थिक नीति और उदारीकरण के परिणाम स्वरूप ही देश एवं विदेश दोनों क्षेत्रों में भारतीय सेवा क्षेत्र का महत्व और भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। भारत अपने सेवा क्षेत्र के माध्यम से अपने पड़ोसी देशों तथा यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड आदि विश्व के देशों को लाभान्वित कर रहा है। गत कुछ वर्षों में भारत ने विदेशों के निर्यात में तेजी से प्रगति की है। सेवा क्षेत्र का निर्यात पिछले कुछ वर्षों के दौरान 3 गुना बढ़ गया है। 2005-06 में सेवा क्षेत्र का व्यापार 61.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। व्यापार में यह वृद्धि मुख्यतः सॉफ्टवेयर सेवाएं, कारोबारी सेवाएं और संचार सेवाओं में हुई हैं। वर्ष 2005 में विश्व की कुल वस्तुओं के निर्यात व्यापार में भारत की भागीदारी 1% थी, जबकि सेवाओं के निर्यात में भारत का हिस्सा 2.3% रही।
भारतीय सेवाओं का विस्मय योगदान को हम और सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेवाएं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है। बेंगलोर, हैदराबाद, पूना और मुंबई कंप्यूटर के प्रमुख केंद्र हैं, जहां पर निर्यात हेतु बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। भारत से सॉफ्टवेयर का निर्यात विश्व के अनेक देशों में किया जाता है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों में भारतीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विशेष लोकप्रिय हैं। संचार सेवाएं। संचार सेवाओं के क्षेत्र में भारत विकसित देशों के समकक्ष है और दूर संचार सेवाओं का निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। अब भारत अनेक देशों को दूर संचार सेवाओं के विकास हेतु सहयोग दे रहा है। मालदीव के डिजिटल चार्ट्स का भारत द्वारा आधुनिकीकरण किया गया है तथा एक दूर संवेदी इकाई की स्थापना की गई है। नेपाल में दूरसंचार सेवाओं के लिए यूनाइटेड टेलीकॉम के नाम से एक संयुक्त कंपनी का गठन किया गया। बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं। 30 जून 2005 तक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के 8 तथा निजी क्षेत्र के 2 बैंकों ने 42 देशों में अपनी शाखाएं खोली हैं। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया प्रमुख हैं। इस प्रकार बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से भी भारत को लाभ हो रहा है। भारतीय सेवाओं का विस्मय योगदान का अगला बिंदु है तकनीकी और परामर्श सेवाएं। भारत ने अनेक क्षेत्रों में तकनीकी और प्रबंधकीय कुशलता भी प्राप्त की है। फलतः भारत अनेक विकासशील और पिछड़े देशों को रेलवे लाइन के निर्माण, सड़क निर्माण, कारखानों के निर्माण में तकनीकी परामर्श सेवाएं दे रहा है। ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफ्रीका के कई देशों में बुनियादी संरचना से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भारत ने ली है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अधोसंरचना का अर्थ, अधोसंरचना के प्रमुख अंग और भारतीय सेवाओं का विश्व में क्या योगदान है इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।